Hi everyone, my name is Harshita Khurana and I welcome you on the Mentors YouTube channel. So guys, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक ऑफ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर आईआईटी जैम, सीएसआईआर नेट एंड गेट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. नाउ जीओसी एक ऐसा टॉपिक है जो जैम नेट गेट में एक ही जैसे लेवल का आता है, तो इसलिए मैं कॉमन सेशन ले रही हूँ यहाँ पर, बिकॉज जो सिलेबस है और जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो इन सभी एग्जाम्स में एक जैसा रहता है. ओके. नाउ बिफोर आई गो हेड लेट मी टेल यू कि जब भी आप कोई टॉपिक प्रैक्टिस कर, फॉर एग्जाम्पल आपने जीओसी पढ़ चुके हो, तो प्रीवियस क्वेश्चंस आप इसलिए जरूर प्रैक्टिस किया करो ये जानने के लिए, सो दैट आपको पता चले कि क्या आपने जिस लेवल का पढ़ा है वो इनफ है या नहीं, या फिर आपको अपना लेवल और बढ़ाना है पढ़ाई के लिए. ठीक है. यहाँ पे मैं जीओसी के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशंस. बट अगर आप चाहते हो कि आपको और भी टॉपिक्स जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, स्टीरियो, इन सबके प्रैक्टिस सेशंस चाहिए, मतलब ये सीखना है कि जब प्रॉब्लम सामने आती है तो कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करना है, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो आपको करना क्या होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है द मेंटर्स ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. द मेंटर्स ऐप पर जाके आपको क्या करना है, तो अगर आप सीएसआई नेट या गेट के लिए प्रिपेयर करो तो आपको अचीवर्स 1.0 कोर्स में जाना है. और इसके अंदर आपको ना इस कोर्स में जाओगे तो आपको फ्री प्रैक्टिस इन पीवाईक्यू सेशंस का एक फोल्डर मिलेगा, वहां पर जाओगे तो आपको प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे. हर संडे को लाइव होते हैं ये सेशंस, तो आप लोग जो है जाकर स्केड्यूल देख सकते हो प्रैक्टिस सेशंस का और लाइव ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. इसी तरह से अगर आप जैम के लिए प्रिपेयर करो तो आपको जाना है उत्कर्ष 1.0 कोर्स में, तो उसमें आप जाएंगे तो अगेन आपको एक फोल्डर मिलेगा जहां पर आपको फ्री प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस मिलेंगे. हर संडे को, जैसे कि मैंने कहा, लाइव होते हैं ये सेशंस ऐप के ऊपर. तो अगर डेफिनेटली साइन अप ऑन द ऐप एंड लर्न हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस इन द एग्जाम. ठीक है. अभी हम लोग शुरू करेंगे. इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले ना आपको जैसे मैं आप क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपने क्या कर देना है, वीडियो को पॉज कर देना है. बिकॉज क्या होगा, अगर आप सीधा मेरा सोल्यूशन सुनने लग जाओगे तो आपको सीखने को नहीं मिलेगा. राइट. ठीक है. आप कैसे देखोगे कि आपको आया या नहीं. सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन दिखा, वीडियो को पॉज करो, खुद सॉल्व करो और फिर मैंने जो सोल्यूशन बताया है उसको देखो. इस तरह से आपको इस वीडियो को यूज करना है. ठीक है. तो हम शुरुआत करने वाले हैं सबसे रिसेंट क्वेश्चन से. तो जैम 2024 अभी रिसेंटली 2 महीने पहले हुआ है, तो उसी के क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर शुरू करें. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा गया है और एसिडिक, देखो जीओसी में दो ही टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ या एरोमेटिसिटी. तो ये क्वेश्चन था एसिडिटी के ऊपर. तो आपके सामने कुछ कंपाउंड्स बनाकर दिए गए हैं और आपसे उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी गई. अब एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, जब H+ निकलेगा तो उसके बाद तो एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे बताते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन फॉर्म्ड आफ्टर लीविंग H+. जब इन कंपाउंड्स में से मैं H+ को रिमूव कर दूंगी तो इन ये सब एनायन बन जाएंगे. वो एनायन जितना स्टेबल होगा ये कंपाउंड उतना ही एसिडिक होगा. ये इसी तरीके से हम एसिडिक स्ट्रेंथ बताते हैं. तो एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, एनायन की स्टेबिलिटी के. कौन से एनायन, H+ के निकलने के बाद जो एनायन बनेगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे. तो फर्स्ट केस में यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास Me है, तो मैं H+ निकालने के बाद जो कंपाउंड बनेंगे वो यहाँ पर बना रही हूँ. सो यू हैव Me एंड यू हैव अनदर Me. ठीक है. और यहाँ पे बन गया आपका नेगेटिव. ठीक है. अब मैं यहाँ सामने लिख सकती हूँ, क्या मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो कंपाउंड है ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है इसमें, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साइक्लिक है, ये प्लेनर है. तो ये कैसा कंपाउंड होगा, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा. दिस इज गोइंग टू बी एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. क्या ये अपने को समझ में आ रहा है. ठीक है. सो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बना फर्स्ट वाला H+ के निकलने के बाद. अगर मैं सेकेंड कंपाउंड की बात करती हूँ तो सेकेंड कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, देखेंगे सभी बच्चे. तो सेकेंड कंपाउंड विल लुक लाइक दिस. ये नेगेटिव, ये क्या है, यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना. ये कंपाउंड साइक्लिक है, प्लेनर है, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है. दैट मीन्स ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, एरोमेटिक. राइट. तो एक फर्स्ट कंपाउंड H+ के निकल के बाद एंटी एरोमेटिक बन रहा है, सेकंड कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है. इतना हमें क्लियर हो गया. थर्ड कंपाउंड में जब H+ निकलेगा, ये बेंजीन रिंग है. राइट. बेंजीन रिंग में से जब H+ निकलता है, ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये किस में आता है, क्या ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, नहीं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है ये किस में रहेगा, sp2 ऑर्बिटल में रहेगा.
बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज जो है sp2 ऑर्बिटल में रहेगा, तो ये क्या होगा, लोकलाइज्ड होगा, ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है, इट विल बी लोकलाइज्ड। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ, फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में देखो जब H प्लस निकलेगा तो कौन सा कंपाउंड बनेगा, फोर्थ में दिस इज द कंपाउंड विच विल बी फॉर्म, ये नेगेटिव है ना, तो ये क्या बना, 1 2 3 4 5 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ, राइट, तो 6 पाई, सॉरी 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, H प्लस के निकलने के बाद 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और हमें पता है ये 7 मेंबर्ड रिंग है, 7 मेंबर्ड रिंग में अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ रहे हैं, तो आपको होगी कि मैम ये तो 4n इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक, बट हमें पता होना चाहिए कि 6 मेंबर्ड रिंग्स के बाद एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स नहीं बनते हैं, ये एक्चुअली अपना प्लेन शिफ्ट कर लेगा ये वाला कार्बन, और ये कंपाउंड एक्चुअली क्या बनेगा, नॉन एरोमेटिक बनेगा। इतने अपने आप को अपने को क्लियर हो गया है ना, यहाँ 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं बनेगा, क्या बनेगा, नॉन एरोमेटिक बनेगा। तो यहाँ तक अपने को क्लियर हुआ। अब जरा बात करते हैं, तो अब इनका ऑर्डर लगाते हैं। देखो सबसे अनस्टेबल कौन सा कंपाउंड है इन सब में से, साफ साफ देख के बता सकती हूँ कि सबसे अनस्टेबल कौन है, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होगा। फर्स्ट कंपाउंड इज गोइंग टू बी द लीस्ट स्टेबल, अगर फर्स्ट सबसे कम स्टेबल है तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी, क्योंकि अगर ये सबसे कम स्टेबल है तो H प्लस का निकलने का प्रेफर नहीं होगा, और H प्लस का निकलना प्रेफर नहीं होगा, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, तो फर्स्ट की सबसे कम होगी। अच्छा, H प्लस के निकलने के बाद सेकंड कंपाउंड एरोमेटिक बन रहा है, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, तो सेकंड की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी क्योंकि H प्लस निकलने के बाद एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, फर्स्ट की सबसे कम होगी। बस देखो एक्चुअली आपका क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखो तो ना, तो इफ आई से थर्ड और फोर्थ में कंपैरिजन करना इजी नहीं है, क्योंकि आप देखो थर्ड और फोर्थ में कंपेयर करने के लिए ना हमारे पास कोई बहुत अच्छा तरीका नहीं है। वाई, बिकॉज ये भी sp2 है, लोकलाइज्ड है, और ये भी क्या है, ये भी sp2 है, और ये अपना प्लेन शिफ्ट कर लेगा, तो ये भी एक तरह से लोकलाइज्ड हो जाएगा, ये रेजोनेंस में नहीं रहेगा क्योंकि ये प्लेन शिफ्ट कर चुका है अपना, राइट, ठीक है। तो इसीलिए देखो आप ध्यान से देखो कि आपसे थर्ड, अब देखो सेकंड और फर्स्ट जैसे ही आया, फोर्थ और थर्ड आप जो है वो इस ऑप्शन को देख के लगा दोगे। मैं सही बताऊं तो फोर्थ और थर्ड आप नहीं डिसाइड कर सकते हो देख के, क्यों, क्योंकि दोनों ही sp2 ऑर्बिटल में नेगेटिव चार्ज है, और दोनों ही लोकलाइज्ड होंगे। क्यों, या आप कहोगे कि मैम ये वाला तो डीलोकलाइज हो सकता है, नो, बिकॉज ये नॉन एरोमेटिक बन गया, ये कार्बन और ये सब जो डबल बॉन्ड्स है एक प्लेन में है ही नहीं, जब ये एक प्लेन में नहीं है तो डीलोकलाइजेशन भी नहीं कर सकते, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया। तो इस वजह से आपका जो सेकंड है इसका सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, फॉलोड बाय फोर्थ, फॉलोड बाय थर्ड, एंड फॉलोड बाय फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो किसकी होगी, फर्स्ट, सबसे ज्यादा होगी फर्स्ट की, तो ये सेकंड, फोर्थ, थर्ड एंड फर्स्ट हमारा ऑर्डर हो जाएगा। और देखो आपको कभी भी ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे जो आप खुद डिसाइड ना कर पाते, फोर्थ और थर्ड में डिसाइड करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, बट उन्होंने ऑप्शन ऐसा दिया ही नहीं जहाँ पे आप कंफ्यूज हो, राइट। तो डोंट एवर वरी कि आपका बहुत बार आप जो ऑर्डर है ना वो पूरा नहीं लगा पाओगे, बट आपके अपने ऑप्शंस देख के जो आंसर है वो हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो जैसे ही आप थोड़ा सा भी ऑर्डर लगा लेते हो तो अपने ऑप्शंस को देखो क्विकली, तो आपका आंसर इस केस में क्या होगा, योर आंसर इज गोइंग टू बी बी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, राइट। तो बेसिकली एसिडिक स्ट्रेंथ और एरोमेटिसिटी को कंबाइन करके क्वेश्चन दिया है, ये 2 मार्क्स में आया था IIT जैम में। CSIR नेट गेट में भी इस लेवल के क्वेश्चन बहुत इजीली आ सकते हैं, तो इक्वली एप्लीकेबल है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे यार। अगला क्वेश्चन है आपको ना इन कंपाउंड्स में से एंटी एरोमेटिक कौन से हैं वो बताने हैं। जैम 2021 में ये MSQ की फॉर्म में आया है। अब MSQ जैम में भी आते हैं और गेट में भी आते हैं, राइट, ठीक है। तो ये मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल थे। कैसे करके डिस्कस करें इसे, देखो सबसे पहला जो कंपाउंड है आपका, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कंपाउंड जो है इसमें देखो sp3 इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट, दिस इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है नॉन एरोमेटिक है। वाई, बिकॉज एंटी एरोमेटिक होने के लिए साइक्लिक के साथ साथ प्लेनैरिटी होनी जरूरी है, ये प्लेनर नहीं है। यहाँ पे ये कार्बन जो sp3 है, जब भी हम एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं तो सारे जो एटम्स है वो क्या होने चाहिए, sp2 होने चाहिए। अब नेक्स्ट वाला जो केस है वो आप सबको पता होना चाहिए, देखो आपको ये पढ़ाया भी जाता है। एरोमेटिसिटी में वी स्टडी समथिंग कॉल्ड एज क्रेग्स रूल। क्रेग्स रूल, इस कंपाउंड का नाम आप बता सकते हो मुझे? इस कंपाउंड का नाम होता है पेंटालीन। इस कंपाउंड का क्या नाम होता है? इस कंपाउंड का नाम होता है पेंटालीन। कैसे करेंगे देखो इस कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड जो है पेंटालीन है। अब ये कौन सा, क्रेग्स रूल के एग्जांपल्स में हम इसको पढ़ते हैं। सो यू कैन सी, ये पेंटालीन को मैं वापस से ड्रॉ कर रही हूँ।
तो क्या कहता है क्रेग्स रूल कि अगर एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें क्या है, अगर एक कंपाउंड के अंदर, तो इसके अंदर वी ऑल नो कि ये एक C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। सो इफ अ कंपाउंड कंटेन, सबसे पहली कंडीशन क्या होती है क्रेग्स रूल लगाने की, दैट द पर्टिकुलर कंपाउंड शुड हैव C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर एक कंपाउंड में क्या है C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, तो अगर उसके नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने, हमको हम n कहेंगे, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे 4, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है यहाँ पे 4, तो 4 पाई बॉन्ड्स है। अब अगर n-1 मेरा क्या होता है, ऑड होता है, तो कंपाउंड क्या हो जाता है, नॉन एरोमेटिक। क्रेग्स रूल यही कहता है, राइट। एंड अगर n-1 इवन होता है, तो कंपाउंड जो होता है वो क्या हो जाता है, एरोमेटिक। n-1 अगर इवन होता है तो कंपाउंड हो जाता है क्या, एरोमेटिक, सिंपल। तो अगर n-1 ऑड है तो कंपाउंड हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, और n-1 अगर इवन है तो कंपाउंड हो जाएगा एरोमेटिक। और यहीं से आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ n है 4, n-1 कितना होगा 3, और 3 क्या है, ऑड है, एंड हेंस दिस कंपाउंड पेंटालीन इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। पेंटालीन जो है वो एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। इज इट क्लियर? पेंटालीन इज अ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ अपने को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो ये कंपाउंड भी एक्चुअली नॉन एरोमेटिक हो गया, तो ये भी एंटी एरोमेटिक में नहीं आया। अब बात करते हैं सी कंपाउंड की। सी कंपाउंड इज वेरी इजी, है ना, आप देख सकते हो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, सारे के सारे sp2 कार्बन है, प्लेनर है, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 4 पाई में क्या होता है, एंटी एरोमेटिक हो जाता है कंपाउंड, राइट। तो आपका जो कंपाउंड होगा इस केस में वो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, राइट। और यहाँ पे भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर भी कंपाउंड क्या होगा, अगेन एंटी एरोमेटिक, सारे के सारे। तो कैसे देखते हैं एरोमेट एंटी एरोमेटिक, साइक्लिक, देन साइक्लिक होना चाहिए सबसे पहले, प्लेनर होना चाहिए, यानी सारे कार्बन sp2 होने चाहिए, उसके बाद हम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं। तो एंटी एरोमेटिक, और एंड इवन इन दिस केस इट इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। इवन इन दिस केस इट्स गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? ठीक है, तो आपका C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक अपने को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। तो दैट मींस इस केस में क्योंकि एक MSQ था, C और D जो होंगे वो क्या होंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या होंगे, C और D जो होंगे, क्योंकि दोनों में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सारी कंडीशंस एंटी एरोमेटिसिटी की सेटिस्फाई हो रही हैं, तो दीज आर गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। बच्चे क्रेग्स रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट कुछ इयर्स में बहुत क्वेश्चंस, मतलब ऑलमोस्ट मैं देखती हूँ हर साल ना किसी एक एग्जाम में क्रेग्स रूल से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्रेग्स रूल अच्छे से पढ़ लेना, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, चाहे जैम हो, चाहे नेट हो, चाहे गेट हो, सब में क्रेग्स रूल। ओके, सो क्रेग्स रूल एकदम अच्छे से, उसके जो और भी एग्जाम्पल्स हैं वो भी प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए, तो क्रेग्स रूल और मतलब ये क्वेश्चन के बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 का जैम का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2012 का नेट का क्वेश्चन। अब वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ नया सीखेंगे हम इस क्वेश्चन के अंदर। देखो, आपको एसिडिटी बतानी है फर्स्ट से थर्ड कंपाउंड्स की। एक बार फटाफट से पॉज करो और क्विकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन को। ओके, एक बार एक काम करो, आप लोग पॉज करो इस वीडियो को, और इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने की एक बार कोशिश करेंगे सभी बच्चे। तो करेक्ट ऑर्डर बताना है आपको, एसिडिटी ऑफ द कंपाउंड्स 1 2 3 का आपको करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है। देखो, पॉज किया, अभी क्लियर, अभी डिस्कस करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जो थर्ड होगा ना वो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि ये एक एक्सेप्शनली क्या होता है, दिस इज एन एक्सेप्शनली, एक तो देखो सबसे पहले ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बट दैट इज नॉट व्हाट इट इज मेकिंग इट एक्सेप्शनल। इस कंपाउंड का एक स्पेशल नाम होता है, इट इज कॉल्ड, जो थर्ड जो है ना उसका एक स्पेशल नाम है, इट इज कॉल्ड एज स्क्वेरिक एसिड। इसका एक स्पेशल नाम है, इट इज कॉल्ड एज, स्क्वायर बनाया ना, स्क्वेरिक एसिड। क्या होगा जब यहाँ से H+ जाएगा तो O- आ जाएगा यहाँ, और ये O- जो है आगे जाकर जरा ध्यान से देखेंगे तो ये O- तीन डिफरेंट ऑक्सीजन पे जाके क्या हो सकता है, ये जो नेगेटिव चार्ज है स्टेबलाइज हो सकता है। तो दिस स्क्वेरिक एसिड इज एक्चुअली exceptionally stable. Why? Because the negative charge can be delocalized on 3। जब आप देखो यहाँ पे delocalize करोगे तो ये negative charge can be delocalized on 3 ऑक्सीजन एटम्स। 3 अलग अलग ऑक्सीजन एटम्स पर ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो सकता है, इसलिए ये काफी ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। दिस इज गोइंग टू बी वेरी एसिडिक। तो थर्ड जो है ना वो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सेकंड एंड फर्स्ट। अगर मैं सेकंड और फर्स्ट की बात करती हूँ तो देखो, जब H+ निकलेगा तो क्या होगा, जरा ध्यान देंगे,
ये नेगेटिव बनेगा यहाँ पर और ये नेगेटिव बनेगा। अब जरा बहुत ध्यान से देखना है, ये नेगेटिव जो है ये कहाँ पर डीलोकलाइज होगा, ऑक्सीजन पर, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पर और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन पर। बट ज्यादा अच्छी डीलोकलाइजेशन कहाँ पर होगी, फर्स्ट में होगी। क्यों फर्स्ट में होगी, बिकॉज सेकेंड में क्या है ना, क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या है, यहाँ का क्या प्रॉब्लम है, यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। हेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। क्रॉस कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है, जब ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस करेगी ना ऑक्सीजन के साथ, तो दिस नेगेटिव चार्ज विल हैव टू वेट, राइट। तो इसे क्रॉस कॉन्जुगेशन कहते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको भी इसी ऑक्सीजन पर रेजोनेंस करनी है, बेंजीन को भी इसी ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस करनी है। तो जब बेंजीन रिंग रेजोनेंस कर रही होगी तो ये नेगेटिव चार्ज इस पर डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, राइट। तो अगर मैं बात करूं फर्स्ट और सेकेंड में कंपैरिजन करूं कि डीलोकलाइजेशन कहां पर बेटर होगी, तो वो फर्स्ट में होगी। और अगर फर्स्ट में बेटर डीलोकलाइजेशन है, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि ज्यादा एसिडिक होगा, ये चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, एंड सेकेंड में ये थोड़ा कम स्टेबल होगा। तो फर्स्ट में जो चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल है और सेकेंड में इट इज लेस स्टेबल, तो द चार्ज इज लेस स्टेबल बिकॉज क्रॉस कॉन्जुगेशन एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देता है, राइट। क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन अगर होगा तो ये नेगेटिव चार्ज को वेट करना पड़ेगा, कब, जब ये बेंजीन रिंग रेजोनेंस कर रही होगी, राइट। सो चार्ज इज लेस डीलोकलाइज्ड इन थर्ड। इसके रीजंस अच्छे से लिखना, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर मार्क कर लिया करो क्योंकि थोड़े डिफरेंट होते हैं, जैसे स्क्वेरिक एसिड का केस पढ़ा फर्स्ट और सेकंड, इस टाइप के क्वेश्चंस को ना मार्क कर लिया करो, ठीक है। सो चार्ज इज लेस क्यों होगा, चार्ज कम क्यों होगा, चार्ज इज लेस डीलोकलाइज, डीलोकलाइज कम हो पाएगा ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये जो चार्ज है ये कम डीलोकलाइज हो पाएगा। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है, दिस चार्ज विल बी, ये जो है ये कम डीलोकलाइज हो पाएगा ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने की वजह से। परफेक्ट, इजी, कोई डाउट नहीं है इसके अंदर। इस एग्जाम्पल को या इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लेना। ऐसे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को की एक नोटबुक बनाओ, ये चीज हर बार काम करती है। मैं स्टूडेंट्स को हर बार बोलती हूँ कि जब भी कोई अलग सा क्वेश्चन आता है उसकी एक नोटबुक बनाओ, सो दैट एग्जाम में एंड में जब आपको रिवीजन करनी हो तो इन क्वेश्चंस को आप स्पेशली देखो, क्योंकि बहुत चांस होते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को भूल जाओगे गोइंग फॉरवर्ड, ओके। ठीक है, तो इसलिए राइट दीज क्वेश्चंस इन अ सेपरेट नोटबुक, ओके। चलिए आगे चलेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेट का क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर, बट जैम में भी आ सकता है, शॉर्ट आ सकता है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपको ए और ए से सी में से क्या बताने हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स बताने हैं। ये भी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, दिसंबर 2011 का क्वेश्चन है। तो देखो इसमें हम कैसे बताएंगे, ये क्या है, दीज आर 10 मेंबर्ड रिंग्स। अब 10 मेंबर्ड सिस्टम्स में आपको पता होना चाहिए। सो बेसिकली ये 10 मेंबर्ड सिस्टम्स है। एंड अगर मैं थर्ड का कोई एक स्पेशल नाम है, थर्ड इज एक्चुअली नैप्थलीन। थर्ड क्या है, नैप्थलीन है। अब इस 10 मेंबर सिस्टम में एक प्रॉब्लम है। देखने से तो ये ऐसा लगता है कि ये एरोमेटिक है, वाई, बिकॉज 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखेंगे, है ना। फर्स्ट में क्या दिखेंगे आपको, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। तो आपको लगेगा कि यार ये तो पक्का ही क्या होगा, एरोमेटिक होगा। बट दैट इज नॉट द केस। ये 10 मेंबर रिंग में होता क्या है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन्स होती हैं, राइट, ये जो हाइड्रोजन्स होती हैं, ये जो हाइड्रोजन्स मैं यहाँ पर बना रही हूँ इन कार्बन्स पर, इनके बीच में रिपल्शंस होने की वजह से, इन कार्बन्स के बीच में क्या होती है, रिपल्शंस होती हैं। इज इट क्लियर। तो ये रिपल्शंस होने की वजह से क्या होगा, ये कंपाउंड एक्चुअली नॉन प्लेनर होगा, और जैसे ही वो नॉन प्लेनर बन गया हम एरोमेटिक कह ही नहीं सकते। तो इनफैक्ट फर्स्ट कंपाउंड जो है वो एक नॉन प्लेनर कंपाउंड है बिकॉज ऑफ द रिपल्शंस बिटवीन, ये जो हाइड्रोजन्स हैं इनके बीच में रिपल्शंस लगेंगी, इसकी वजह से दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी नॉन प्लेनर। ये कंपाउंड जो है ये नॉन प्लेनर होगा एंड हेंस नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना ये 10 मेंबर रिंग में हाइड्रोजन्स जो होती हैं ये जो है एक दूसरे को रिपेल करती हैं, इसलिए ये कंपाउंड नॉन प्लेनर के साथ ही नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब सेकंड और थर्ड में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड में हमने क्या किया, हमने ब्रिजिंग कर दिया, हमने फ्यूज रिंग सिस्टम बना दिया है। सॉरी, हमने फ्यूज नहीं, हमने ब्रिजिंग कर दिया यहाँ पर। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हाइड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं है। देखो ये नॉन एरोमेटिक क्यों हो रहा था, इन हाइड्रोजन्स की रिपल्शन की वजह से। अब ये ऑक्सीजन तो क्या है ना, तो आप इस ऑक्सीजन को कैसे सोच सकते हो कि ये पूरी रिंग इस प्लेन में और ऑक्सीजन ऊपर की तरफ है, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये प्लेन है, ये पूरी रिंग इस प्लेन में है और ये जो ऑक्सीजन है ये ऊपर की तरफ निकला हुआ है इस प्लेन से। तो अब अगर मैं इस रिंग सिस्टम की बात करती हूँ तो अब ये रिंग सिस्टम क्या होगा,
तो सेकंड एक्चुअली क्या होगा, एरोमेटिक होगा। हम लोगों ने क्या कर दिया है, हम लोगों ने ब्रिजिंग कर दी है, ब्रिजिंग एटम यूज कर दिया है, और ये हाइड्रोजन अब यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिनकी वजह से सारी प्रॉब्लम आ रही थी, राइट। थर्ड केस में भी यही होगा। थर्ड में हमने तो एक, सेकंड में हमने क्या कर दिया, ब्रिजिंग कर दिया। थर्ड में हमने फ्यूज रिंग सिस्टम, ये भी 10 मेंबर रिंग सिस्टम है, इसमें भी सेम नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है एज फर्स्ट, बट हमने क्या कर दिया, हमने इसको क्या बना दिया है, एक फ्यूज्ड रिंग सिस्टम बना दिया। और इस फ्यूज्ड रिंग सिस्टम का एक स्पेशल नाम भी है, इट इज कॉल्ड नैप्थलीन, है ना। अब ये फ्यूज्ड रिंग सिस्टम बनने के बाद अगेन हमें वो हाइड्रोजन वाली प्रॉब्लम अब नहीं आएगी, इस वजह से हम इसके अब यहाँ पे प्रॉपरली डीलोकलाइजेशन हो जाती है। 4n+2, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, hence this compound is going to be aromatic। and similarly सेकंड का भी यही रीजन था, आपके प्लेन में 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट है, ये आपस में क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं, hence एरोमेटिक। तो सेकंड और थर्ड एरोमेटिक होंगे, बट फर्स्ट एरोमेटिक नहीं होगा, फर्स्ट कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। क्लियर। अगेन 10 मेंबर रिंग का क्लासिक केस है, ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन, और बहुत बार वो एनईटी में क्वेश्चंस आते हैं ना, नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स वगैरह बनाओ, वहां पे भी आ सकता है क्वेश्चन, ये वाले एग्जांपल्स उसमें भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करेंगे। आपको इन जैम 2016 का क्वेश्चन है ये, इन कंपाउंड्स का करेक्ट पीके, ऑर्डर ऑफ पीके बताना है। अभी क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बहुत इजीली लगा लेते हो, और आपके माइंड में हमेशा ना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाना रहता है। बट आपको पता होना चाहिए कि जो pKa होता है, क्योंकि वो माइनस लॉग ऑफ Ka होता है, इसका मतलब जो pKa होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब जितनी ज्यादा एक कंपाउंड की क्या होगी, क्या कह रहे हैं हम, जितनी ज्यादा एक कंपाउंड की एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतना ही कम उसका pKa होगा। क्या कह रहे हैं हम, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंपाउंड, लोअर द pKa। तो हमेशा इस क्वेश्चन को, pKa के क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका अपने माइंड में हमेशा रखना, वो क्या है, आप सबसे पहले ऑर्डर लगाओगे एसिडिक स्ट्रेंथ का। सो pKa का ऑर्डर डायरेक्टली कभी नहीं लगाना है, आप गलती कर दोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पुट द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और उसके बाद आप उस ऑर्डर को, pKa के ऑर्डर के लिए आप उस ऑर्डर को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, ठीक है। आप रिवर्स कर दोगे किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो भी ऑर्डर होगा, pKa का ऑर्डर जो होगा वो उसके रिवर्स हो जाएगा। अब मैं फटाफट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर देखती हूँ तो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे क्या होगा। देखो दोनों ही थर्ड और फोर्थ क्या है, एसिड्स हैं। क्या है थर्ड और फोर्थ, एसिड्स हैं। और एसिड्स हमेशा ध्यान रखना फिनॉल से, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, क्या कह रही हूं मैं यहाँ पर, कार फिनॉल पे कुछ मर्जी लगाओ, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, always remember that carboxylic acid is more acidic than phenol। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा, इस बात को कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, ठीक है। we will never forget this one thing, that carboxylic acid is always going to be more acidic than phenol, because at the end of the day carboxylic acid है, ठीक है। अब मैं थर्ड और फोर्थ में सबसे पहले कंपैरिजन करूं तो देखो थर्ड क्या है, थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो डेफिनेटली थर्ड जो है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू फोर्थ, है ना, जहाँ पे आप, यहाँ पे सिर्फ CH3 लगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो डेफिनेटली थर्ड और फोर्थ में ये ज्यादा एसिडिक होगा, थर्ड विल बी मोर एसिडिक देन फोर्थ। नाउ फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं कंपेयर करूं, हमें पता होना चाहिए कि हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो डिक्रीज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ को। क्या बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं they decrease acidic strength। इज इट क्लियर, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, सॉरी हाँ डिक्रीज करते हैं, राइट। क्योंकि ये जो डोनेट करके इस एनायन को, जो H+ के निकलने के बाद जो एनायन बनेगा उसको अनस्टेबल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन दे देंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ध्यान रखना एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। अब मैं इसकी बात करूँ तो ये अमीन है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा यहाँ पर। नाइट्रोजन जो है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। तो थर्ड फोर्थ एंड देन आपका क्या आ जाएगा, सेकंड,
सॉरी फर्स्ट, है ना। उसके बाद क्या, तो ये सबसे कम एसिडिक कौन हो जाएगा, सेकंड, क्योंकि एक तो फिनॉल, फिनॉल तो चलो ठीक है। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेशन भी हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो जब यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा H+ के निकलने के बाद, जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसको ये डिस्टेबलाइज करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट अनस्टेबल एनायन। हेंस सेकेंड जो है वो सबसे ज्यादा, सबसे कम एसिडिक होगा, एंड देन first. So basically, third, fourth, first, second is the order of acidic strength. Now pK order is going to be exactly reverse. pK order जो है exactly reverse होगा. Second का जो pK है वो सबसे ज्यादा होगा, followed by first, ठीक है, followed by third, sorry, followed by fourth and followed by third, right? ठीक है, तो B would be your right answer, fourth एंड थर्ड। तो कभी भी पीके, यार दोबारा बोल रही हूँ, पीके का ऑर्डर डायरेक्ट मत लगाना, तुम कुछ ना कुछ गलती कर दो। पहले एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर लगाओ, रिवर्स कर देना है पीके के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। जब मैं दो फिनॉल्स में कंपेयर कर रही हूँ तो मैं सब्स्टिट्यूएंट देख रही हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, क्योंकि वो एनायन को डिस्टेबलाइज, H+ के निकलने के बाद जो एनायन बनेगा उसको डिस्टेबलाइज करेंगे, एंड दैट इज द रीजन आपका, अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो डिस्टेबलाइज करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर फिनॉल पे लगा है तो वो लेस एसिडिक होगा। परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। तो हमारा जो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक होगा, स्ट्रेंथ होगा, वो सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड होगा। दैट मीन्स हमारा जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर। 2016 का जैम का क्वेश्चन है, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन बहुत कॉमन है एग्जाम्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ना जनरली जब हम जैम 2020 का क्वेश्चन है, और व्हाई आई लाइक दिस क्वेश्चन इज बिकॉज जनरली जब भी हम लोग सोचते हैं ना कि क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे पास जैम या नेट या गेट में, हम सोचते हैं कि बहुत बहुत टफ क्वेश्चंस आएंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ या एरोमेटिसिटी के बड़े तौर तो वो भी आते हैं, बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे, और वो आते हैं। बट बहुत बार आपके बेसिक कंसेप्ट को टेस्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछना जाता है, ये उनमें से एक क्वेश्चन, ठीक है। इसको फटाफट देखो। ये क्वेश्चन ना 1 मार्क में आया है, जैम 2020 में 1 मार्क में आया था ये। इनफैक्ट बहुत बार आप देखोगे कि जैसे IUPAC नॉमेनक्लेचर जैम और गेट में नहीं आता, बट नेट में आ जाता है। तो कभी भी ये मत सोचा करो कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं आ सकते, बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और बहुत बार बच्चे बेसिक क्वेश्चन में भी गलती करते हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको ना इनमें 1, 2 और 3 की रिलेशनशिप बतानी है, फटाफट से सॉल्व करो इसको, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, क्विकली सॉल्व दिस एंड देन वी कैन डिस्कस। ठीक है, चलिए क्विकली डिस्कस करेंगे। देखो हमारे पास ना 1, 2 और 3 है। देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ना हमेशा एक दूसरे में पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से, हमेशा ध्यान रखना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमेशा एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, कैसे, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट से। क्या कह रही हूं मैं, जब भी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर आप मूव करके एक स्ट्रक्चर से दूसरे में जा सकते हो, दैट मीन्स वो दो स्ट्रक्चर्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स नहीं है। अब जरा 1, 2 और 3 को देखो, आप ना पूरी ट्राई कर लो, किसी भी तरह से आप कभी भी एक से दूसरे में इंटर कन्वर्ट किसी को भी नहीं कर पाओगे, ध्यान देंगे। 1, 2 और 3 में कभी भी आप इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते हो पाई बॉन्ड्स की मूवमेंट से। इनफैक्ट आप देखोगे तो 1, 2 और 3 में कनेक्टिविटी का ही डिफरेंस है। आप जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन्स हैं और 2 पर क्या लगे हैं, एक नाइट्रोजन। ऐसे कैसे देख सकते हैं, 3 नाइट्रोजन्स हैं, ठीक है। और आप देखो कि 2 ऐसे एटम्स हैं जिन पे हाइड्रोजन है, एक कार्बन पर एक नाइट्रोजन पर। वहीं अगर आप यहाँ पे देखो तो एक कार्बन और एक नाइट्रोजन पर यहाँ पर भी है, बट देखो यहाँ पर एडजेसेंट वाले हैं, जो हाइड्रोजन, जिन 2 एटम्स पे हाइड्रोजन लगी है वो एडजेसेंट है। और यहाँ पर देखो ये कार्बन पर ही दोनों हाइड्रोजन लग गई हैं और बाकी किसी पर हाइड्रोजन नहीं है। क्या आप 1 से 2 या 2 से 3 को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो पाई बॉन्ड की मूवमेंट से? आप कुछ भी कर लोगे, नहीं होगा। पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से हम कन्वर्ट कर ही नहीं सकते हैं 1 से 2 और 2 से 3 को। तो बेसिकली 1, 2 और 3 में आप जरा ध्यान से देखो तो कनेक्टिविटी ही डिफरेंट है एटम्स की। अगर आप देखोगे सो 1, 2 और 3 में एटम्स की, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना कनेक्टिविटी जो है वो ही अलग हो गई है, राइट। यहाँ पर जरा देखो
कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स ही डिफरेंट है। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाली ये अगल बगल में है, यहाँ पे ये वाले जो दो कार्बन, जो जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन वाले हैं, वो उसके उनके बीच में एक नाइट्रोजन है, और यहाँ चारों नाइट्रोजन में से किसी एक के पास भी वो नहीं, ठीक है। तो आप जरा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली कनेक्टिविटी ही एक दूसरे से क्या है, अलग है, राइट गाइस, ठीक है। कनेक्टिविटी ही क्या है, डिफरेंट है, एंड हेंस 1 2 और 3 एक दूसरे के क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चर। तो देखो बिल्कुल बेसिक चीज पे आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन आया है, इसमें कोई एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ एरोमेटिसिटी की नीड ही नहीं थी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर हम क्या कह सकते हैं, ये एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल और स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, राइट। तो इन मेनी केसेस, बहुत सारे केसेस बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जहां पर आपके क्या होंगे ना, जहां पर केसेस या क्वेश्चंस मिलेंगे जहां बिल्कुल बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट हो रही होगी। तो इट इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस, ये उनमें से उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जहां पर आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या टेस्ट हो रही है, बेसिक नॉलेज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं 1 2 और 3 एक दूसरे के। जैम 2020 में 1 मार्क का क्वेश्चन आया था। तो जो सिंपल वाला आइसोमेरिज्म होता है ना, बेसिक वाला, जहाँ पे हम मेटामर्स फंक्शनल आइसोमर्स ये सब पढ़ते हैं, इनको भी भूलना नहीं है इन चीजों को। ये नहीं कि बस हाई लेवल का करके चलेगी और बेसिक पता ही नहीं, ठीक है। इज इट क्लियर? हमने द मेंटर्स ऐप पर एक बेसिक मॉड्यूल भी दिया हुआ है जिसमें 11 12 वाले, क्योंकि 11 12 वाला पार्ट है, उसको हमने नॉमेनक्लेचर को इन सबको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप जाओगे हमारे कोर्सेज में, चाहे फिर आप जैम का कोर्स लो, सीएसआई नेटेड, हमने एक बेसिक मॉड्यूल ऐड किया हुआ है जिसमें सारे बेसिक्स आपको पढ़ाए गए हैं, जो जैम के सिलेबस का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट आपको आने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, तो ये आई थिंक हमें यहाँ पर क्लियर हो गया। सो दिस इज जैम 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2019 एग्जाम। ये क्वेश्चन जो है अगेन एमएसक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। और आपको बताना था कि इन रिएक्शंस में से कौन से ऐसे रिएक्शंस है जिसमें एरोमेटिक स्पीशीज बनती है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्या होगा, SbCl5 क्या होता है, एक ल्यूइस एसिड होता है, ल्यूइस एसिड होता है। SbCl5 क्या करेगा, सो इफ आई हैव SbCl5, वो क्या लेकर जाएगा, यहाँ से Cl माइनस लेकर जाएगा, इट विल एक्सट्रैक्ट Cl माइनस, क्योंकि एक ल्यूइस एसिड, और क्या बनाएगा, SbCl6 माइनस। अगर Cl माइनस यहाँ पर निकला है तो जो फर्स्ट कंपाउंड है वो रह क्या जाएगा, फर्स्ट कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ये रह जाएगा। देखो यहाँ पर, और ये कंपाउंड क्या है आप देख सकते हो, प्लेनर है, साइक्लिक है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब 4 × 0 + 2, हकेल रूल सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए ये कंपाउंड जो होगा ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा। दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब जरा मैं बी की बात करती हूँ। सो दिस इज ए, दिस इज, अब बी की अगर मैं बात करती हूँ, AgBF4, ओके। अब AgBF4 का मतलब क्या है ना, देखो यहाँ Ag प्लस प्रेजेंट है, और Ag प्लस जैसे ही Cl माइनस Br माइनस I माइनस को देखता है वो अपनी तरफ खींच लेता है, क्यों, क्योंकि प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, Br माइनस को एक्सट्रैक्ट करेगा टू फॉर्म AgBr का जो पेल येलो प्रेसिपिटेट होता है वो बन जाएगा। अगर Br माइनस यहाँ से निकल रहा है, दैट मीन्स पीछे क्या बचेगा, ये मॉलिक्यूल के अंदर, ये मॉलिक्यूल में बचेगा, ठीक है, 4 पाई। और 4 पाई जो है दैट मीन्स वो क्या होगा, दैट इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बचेंगे और ये क्या होगा, दिस इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक। अगर मैं सी की बात करती हूँ तो सी में क्या होगा, वी हैव H माइनस, है ना। सी में क्या है, सी में क्या है, H माइनस होगा। H माइनस अगर मेरे पास है तो H माइनस क्या लेके, H माइनस NaH बेस होता है ना। NaOH क्या होता है बच्चे, बेस होता है। बेस का क्या काम होता है, H प्लस निकालना। तो वो कहाँ से निकालेगा, H प्लस, यहाँ से H प्लस निकालेगा। दैट मीन्स जो कंपाउंड बचेगा हमारे पास वो क्या बचेगा, वो कुछ इस टाइप का दिखेगा, जरा देखेंगे ध्यान से। यूल बी हैविंग PH, PH, COPH, COPH एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे कितने, 2 and 2, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हुआ एंटी एरोमेटिक। अगेन समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम। क्लियर है, ये इतना क्लियर हुआ। एंड नाउ लेट अस टॉक अबाउट डी। डी में Na है, Na देखो क्या करता है हमेशा, सो Na जो है इट गिव्स Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। Na जो है वो एक मेटल है, तो वो क्या देता है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देता है। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर ऐड हो जाएगा टू फॉर्म दिस,
राइट। यहाँ क्या बनेगा, यू विल गेट दिस कंपाउंड, राइट। अब इसमें क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, आपको साफ दिख रहा होगा, बहुत इजी है। Na ने क्या दिया, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ पर गेन हो गया, तो यू गेट दिस, जिसमें आपको मिले क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या बना, एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो, ध्यान से देखा जाए तो क्वेश्चन है एरोमेटिसिटी का है, बट बड़े अच्छे तरीके से पूछा गया है, क्योंकि आपको चारों रिएक्शंस पता होनी चाहिए थी। तो यहाँ जो आपकी जनरल केमिस्ट्री की नॉलेज है ना, वो बहुत काम आती है। आपको पता होना चाहिए कि SbCl5 एक लुईस एसिड है, वो Cl माइनस को लेकर जाएगा। अगर अभी नहीं पता है तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम पी ब्लॉक थोड़ी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। Ag और Br तो जब भी साथ में देखोगे तो AgBr होगा। इस तरह से NaH क्या होता है, सोडियम हाइड्रेट एक बेस होता है, वो H प्लस लेकर जाएगा, तो आपको ये C कंपाउंड मिलेगा। डी में क्या हुआ, Na जो है वो Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये गेन कर लेगा, तो फॉर्म 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो A और D ऐसे केसेस है, A और D में क्या होगा, आपको एरोमेटिक स्पीशीज मिल रही है, तो ए और डी आपके करेक्ट आंसर होंगे। बी और सी में आपको एंटी एरोमेटिक स्पीशीज मिल रही है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ भी 4 पाई है और यहाँ भी 4 पाई रहती है। सो अगेन अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से बच्चों को SbCl5 AgBf4 देख के समझ नहीं, वैसे उनको एरोमेटिसिटी, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, पता है क्यों? वैसे नहीं, उनको एरोमेटिसिटी के कंसेप्ट नहीं आते थे, उनको ये सब नहीं पता था कि SbCl5 क्या करते हैं, AgBf4 क्या करेगा। तो ये सब चीजें आपको धीरे धीरे, अगर आपको अभी नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे जब आप पी ब्लॉक पढ़ोगे ना, तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा देख के कंपाउंड को कि ये लुईस एसिड है या ये बेस है, क्या करेगा ये, किस तरह की रिएक्शन करेगा, कि ग्रेजुअली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइज आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा। मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसमें पूरा ज्ञान होना जरूरी है, वरना ये ठीक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो विद दिस वी विल एंड दिस सेशन, इस सेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे। आई एम गोइंग टू ब्रिंग अ पार्ट 2 फॉर यू फॉर दिस पर्टिकुलर केस। बट अगर आपको GOC को छोड़ के और भी टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना है, तो बेस्ट तरीका क्या है, तो बेस्ट तरीका है साइन अप कर लो यार एक्ट के ऊपर, वहां पर आपको फ्री सेशंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने की, जैसे मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दे रही हूँ ना, वहां भी आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, द स्टूडेंट से दिस, आप टेस्टिमोनियल्स चेक कर सकते हो कि अगर आप हमारे कोर्सेज के नोट्स और जो हम क्वेश्चन कराते हैं उतना भी कर लोगे, IIT मैं आपको गारंटी करती हूँ, ये मेरी गारंटी है, तो ठीक है। IIT या फिर आपका जो गेट रैंक नेट रैंक है, वो दैट इज गारंटीड। कैसे? जस्ट बाय डूइंग द राइट, तो आप इस नोट्स को फॉलो करो जो हम ऐप पे कराते हैं, और इन सब सेशंस को जरूर अटेंड करो, बिकॉज इन सेशंस में हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डेवलप करते हैं, जो कि बहुत जरूरी है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। विद दिस आई विल एंड दिस सेशन, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय। I will see you all in the next session very, very soon. Till then, take care and do not forget to like the video and subscribe to our YouTube channel.